हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है सॉल्यूशन का। तो आज हम सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट कर लेंगे और आज आप लोगों के लिए जो नीट और जेईई मेंस के लिए है, रिलेशन क्या होता है डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा सबसे पहले क्या आएगा, मोलैरिटी। लास्ट में हमने मोल फ्रैक्शन डिस्कस किया था। तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा, अगर आप 1 लीटर सोल्यूशन लेते हो, 1 लीटर सॉल्यूशन लेते हो तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, मोलैलिटी भी मैं अभी बता देता हूँ। मोलैलिटी में क्या होगा बेटा, मोलैलिटी में हम क्या करते हैं, सोलवेंट लेते हैं। सोलवेंट का कितना वेट लेते हैं, 1 किलोग्राम। सोलवेंट का कितना वेट लेते हैं, 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम सोलवेंट में जितने सोल्यूट के मोल्स होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन लिखोगे। इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute present per liter of the solution. It is defined as the number of moles of solute present per liter of the solution. ठीक है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इसी को अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो सोल्यूट को हम बी से लिखते हैं बेटा। तो हम, ये हो गया सोल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होगा, ये लीटर में होगा। ठीक है, अब अगर अब पेपर में क्या होता है, क्वेश्चंस में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो मिलीलीटर में गिवन होता है। तो अगर मिलीलीटर में गिवन होगा तो उसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, अगर वॉल्यूम हमारा जो सॉल्यूशन का है वो ml में हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और दूसरी होती है मोलर, कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, फिर हम मोलैरिटी इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए बेटा मोलैरिटी इक्वेशन पर आते हैं। अब मोलैरिटी इक्वेशन देखो, मोलैरिटी इक्वेशन बेटा तब यूज की जाती है जब जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉरी, जिन सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो अगर उनमें आपस में रिएक्शन ना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। आपने स्कूल में देखा होगा कि लैब में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पर मोलैरिटी इक्वेशन यूज नहीं करते, वहां पर नॉर्मलिटी इक्वेशन यूज करते हैं। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर रिएक्शन होती है और रिएक्शन होगी तो मोल्स आपके कंजर्व नहीं रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर HCl प्रेजेंट है जिसकी मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1। आप इसमें HCl ही मिला रहे हो, यहाँ पर आप HCl ही मिक्स कर रहे हो, लेकिन अब की बार जो HCl मिक्स कर रहे हो इसकी मोलैरिटी M2 और वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, देखो एसिड एसिड में कभी रिएक्शन होगी, नहीं होगी।
तो मोलरिटी इक्वेशन का बेस क्या है? मोलरिटी इक्वेशन वहां पर अप्लाई की जाती है जहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो इसकी जो दो फॉर्म होती है, पहली फॉर्म होगी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें तीन डाटा गिवन हो तो हम चौथा इस इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। अब अगर मान लीजिए HCl में घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्स होने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, अगर उसकी मोलरिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकालोगे? तो देखिए M1V1 प्लस M2V2, हमने यहाँ पर सिर्फ यही लिया है, और भी लेते तो प्लस होता चला जाता। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इनटू टोटल वॉल्यूम। तो जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो यहां से मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या आ जाएगी? M1V1 प्लस M2V2 ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, और टोटल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है बेटा? V1 प्लस V2। तीन होते तो M3V3 कर लेते, चार होते तो M4V4 कर लेते। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी मोलरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। तो मोलरिटी इक्वेशन का बेस समझ में आया, कहाँ पर अप्लाई करेंगे? जहां पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना, मिक्सचर की मोलरिटी निकालनी हो तो इस तरीके से उसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर क्वेश्चन में कभी आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और मास परसेंटेज, दो टर्म, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है और मास परसेंटेज गिवन है, और आपको मोलरिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, डिराइव करके दिखाएंगे भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में, सिलेबस में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना है। सिलेबस में आपको पूरा प्रोसीजर यूज करना है। ठीक है ना, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे नीट या जेईई मेंस के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लिखोगे इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, if density of solution and mass percentage is given, then following method is used, then following method is used to find molarity। ठीक है, तो देख, मान लीजिए हमें गिवन है, लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये है D। ठीक है, और मास परसेंटेज दे रखी है आपको W। ठीक है, या छोटा W बना लीजिए। मास परसेंटेज आपको दे रखी है W%। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अच्छा एक बात बताओ, अगर परसेंटेज आपको दे रखी है, मास परसेंटेज दे रखी है, तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा? मास परसेंटेज मैं आपको सिखा चुका हूं। मास परसेंटेज अगर दे रखी है तो टोटल मास कितना होगा सॉल्यूशन का? टोटल मास कितना होगा? 100 होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, गिवन मास को हम W से लिखते हैं, मोलर मास को हम बड़े M से लिखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? 100, और डेंसिटी की जो वैल्यू दे रखी होगी उसको हम लिख लेंगे। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें अगर मोलरिटी निकालनी है तो हमें पता है मोलरिटी के फॉर्मूले के लिए हमें मोल्स और वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? मोल्स और
वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया, अब मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे बेटा, जितना ये मास परसेंटेज है, जितना मास परसेंटेज होगा उतना ही वेट होगा, डिवाइडेड बाय, अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलर जो डेंसिटी दे रखी होगी वो ग्राम पर एमएल में दे रखी होगी, तो इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एनबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000, और डेंसिटी की वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 10 इंटू डब्ल्यू बी। इस डब्ल्यू बी को, अगर एक बात बताओ, डब्ल्यू बी जो है ये डब्ल्यू के बराबर होगा तो हम बी को हटा लेते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी का मतलब यहाँ पर डब्ल्यू ही है। ठीक है, तो इसको मैं डब्ल्यू परसेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो 10 यहाँ से बचकर डब्ल्यू, और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर आ जाएगी, और डिवीजन में क्या चला जाएगा आपका एम बी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला तो मैंने डिराइव भी करके सिखा दिया। ठीक है ना, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, ये प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्या करना है, इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। ठीक है ना, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 10 डब्ल्यू बाई एम बी मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसको हम 10 एन डी भी लिख सकते हैं, आपको अगर हम बताएं 10 एन डी बी। तो जो 10 एन डी याद करना आसान रहता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको दोनों फॉर्म लिख दिए, क्योंकि एंड से हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स हम आराम से निकाल लेंगे गिवन वेट बाय मोलर मास, और मास परसेंटेज से गिवन वेट पता चल जाएगा, जितनी मास परसेंटेज होगी उतना गिवन वेट होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 2 मोलर है, किसी सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो कितनी है बेटा, 2 मोलर है। ठीक है ना, तो उस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखिए यहां पर लिख लेते हैं एक एग्जांपल करके। 2 मोलर HCl सॉल्यूशन है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा कि सोल्यूट के 2 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इट मींस 2 मोल ऑफ सोल्यूट, 2 मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution, 2 moles of solute present in 1 liter of solution। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये मोलरिटी के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी आपके सिलेबस में काम आएगी, मोलरिटी इक्वेशन, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको, और क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो डेटा दे रखा है 5 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि वेट वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, WB की वैल्यू कितनी है 5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा, NaOH का होता है बेटा 40 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है आपको 450 ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 450 ml। ठीक है, तो यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे, WB बाय
MB, गिवन वेट 5 ग्राम, मोलर मास 40, ये कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, वी नो दैट मोलैरिटी बराबर है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर में दे रखा है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने बेटा 1/8, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 450 इंटू 1000। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 0.278 मोलर, यूनिट जरूर लगानी है। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला तो बिल्कुल सिंपल है, 30 ग्राम सोल्यूट दे रखा है, आपको इसका मोलर मास भी दे रखा है और वॉल्यूम भी दे रखा है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी 30 ग्राम, मोलर मास भी दे रखा है 290.7 ग्राम। अब की बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वो किस में दे रखा है बेटा, लीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। ये डेटा आपको गिवन है। ठीक है, वी नो दैट मोलरिटी बराबर है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा, गिवन वेट बाय मोलर मास, यहाँ पर बता देते हैं। मोल्स कैसे निकालते हैं, एन बी बराबर है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी कितना है 30 और ये है 290.7। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.103। तो सोल्यूट के मोल्स आ गई 0.103 डिवाइडेड बाय 4.3। ये तो ये आ जाएगा बेटा 0.024 मोलर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है, 30 मिलीलीटर 0.5 मोलर H2SO4 है, जिसे डाइल्यूट किया गया है 500 ml तक। देखिए समझिए बी पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, एसिड में वाटर ऐड करते हैं, वाटर में एसिड ऐड करते हैं? हाँ जी बच्चों, वाटर में एसिड ऐड करते हैं, एसिड में वाटर ऐड करते हैं? 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, बताइए। देखते हैं 10th में आपने पढ़ के पास किया या ऐसे ही पास कर ली। बेटा वाटर के अंदर हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, H2SO4 जो है उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 30 ml। जो H2SO4 है इसका वॉल्यूम दे रखा है
30 मिलीलीटर और इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.5 मोलर। 0.5 मोलर। एक काम करें, इसमें हम पहले क्या करें, मोल्स निकाल लें। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है N/V इंटू 1000। मोलैरिटी कितनी दे रखी है बेटा 0.5 मोल्स सोल्यूट के। वॉल्यूम 30 ml इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 15/1000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सोल्यूट के ये मोल्स हैं। एक बात बताओ, ये हमारे H2SO4 के मोल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इनको पानी में ऐड करेंगे तो पानी में ऐड करने से क्या इनके मोल्स में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, कोई रिएक्शन तो होगी नहीं, कोई रिएक्शन तो होनी नहीं। और उसने कहा है, देखो इस चीज का मतलब समझना, 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब फाइनल वॉल्यूम 500 ml है। ये जो वॉल्यूम है ये फाइनल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, इतना वॉल्यूम हो गया। कभी इसके अंदर भी आप ये 30 ऐड कर दो, ठीक है ना, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ठीक है ना। 2 का मतलब हो गया कि फाइनल वैल्यू ये हो गई। तो अब मोलैरिटी निकाल दो, वो आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो मोल्स हो गए 15/1000 डिवाइडेड बाय 500 वॉल्यूम। ये मिलीलीटर में दे रखा तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इस 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 15/500। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.03 मोलर। ठीक है, तो पानी ऐड करने से ध्यान रखना बेटा, वाटर के ऐड करने से कभी भी नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, मोल्स आपके उतने ही रहेंगे, बस वॉल्यूम चेंज हो गया। पहले ये मोल्स आपके कितने में प्रेजेंट थे 30 ml में प्रेजेंट थे, तो जब ये 30 ml में प्रेजेंट थे तो मोलैरिटी कितनी थी 0.5। और अगर इन्हीं मोल्स को अगर हम 500 मिलीलीटर वॉल्यूम ले लें, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगी मोलैरिटी आपकी 0.03। तो वाटर के ऐड करने से डाइल्यूशन से कभी भी नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आता, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक क्वेश्चन पढ़िए आप लोग पढ़िए, पहले पहले आप लोग पढ़िए। 30 सेकंड्स देता हूँ, जो गिवन है जल्दी से लिख लीजिए। ये वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके देखिए। चलिए बेटा देखिए, वो कह रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन द लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। ये स्टेटमेंट दे रहे कि आपको 68% HNO3, नाइट्रिक एसिड क्या होता है HNO3 बाय मास। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा कि 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मींस चलो इट मींस 68 ग्राम HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि सोल्यूट का गिवन वेट कितना हो गया बेटा 68। आप इसका मोलर मास निकालिए,
ये 63 आएगा। HNO3 का मोलर मास कितना आएगा? 63 आएगा। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB/MB। तो कितना हो जाएगा ये? गिवन वेट हो गया 68, मोलर मास हो गया 63। तो सोल्यूट के मोल्स आ गए आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वो मोलरिटी आपसे पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ द एसिड इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। देखो वही चीज है जो मैंने आपको पढ़ाई थी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है बेटा? ये दे रखी है आपको 1.504 ग्राम पर ml। ठीक है, तो टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज है ना, अभी हमने किया टोटल मास सॉल्यूशन का कितना, 100 ग्राम है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन ये है 100 ग्राम। तो फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? इंटरचेंज कर दीजिए बेटा इन दोनों टर्म को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इधर। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हो गया बेटा 100 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.504। तो मोलरिटी निकालने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए होती है, मोल्स चाहिए होता है और वॉल्यूम चाहिए होता है, ठीक है ना। तो यूज करेंगे मोलरिटी बराबर है मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में है? ये मिलीलीटर में है। अब ये कैसे पता चला बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है? कैसे पता चला? क्योंकि डेंसिटी को देखा हमने, डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर ml में, तो यहाँ से वॉल्यूम की यूनिट क्या आ जाएगी? मिलीलीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मिलीलीटर। ठीक है, तो मोलरिटी बराबर आ गई। अब इसको डिवाइड कर ले तो अगर यहीं पर, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बाद में ही कर लेना। 68/63, क्योंकि फॉर्मूला 10 ND बन के ही आना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाय 1.504 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 इंटू 68/63 और डेंसिटी 1.504। ठीक है, इसको सोल्व कर लो बस। देख रहे हो ना, ये 10, ये नंबर ऑफ मोल्स इंटू डी, जो फॉर्मूला आपको डिराइव कराया था अभी थोड़ी देर पहले। तो ये आ जाएगा 16.23 मोलर, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल वही प्रोसीजर अप्लाई किया बेटा जो आपको समझाया था, वही स्टेप्स हैं, ठीक है ना, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट में आके 10 ND फॉर्मूला आना आपका। चलिए, इफ द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP आपको दे रखा है, KSP कितना दे रखा है आपको? अब KSP के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा,
ये दे रखा है आपको, और आपसे मैक्स कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी पूछी गई है। तो मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब है बेटा यहाँ पर सोल्यूबिलिटी निकालनी है आपको। मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब आपको सोल्यूबिलिटी निकालनी है सिंपली, ऐसे की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट दे रखा है, ये दे रखा है, अगर इसको वाटर में डालते हैं तो इस स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है बेटा ये, इसकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है ना, इस वैल्यू से देखकर भी हम बता सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इसकी बहुत कम है। तो ये ब्रेक होगा आपका Cu2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। तो इसकी सोल्यूबिलिटी अगर S है तो इसकी भी S होगी। तो यहां से KSP कैसे लिखोगे आप? कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव, कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1 आएगी, जैसे रिएक्शन क्वोशिएंट निकालते हैं। ठीक है, अब KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 इंटू 10⁻⁻16। इसकी सोल्यूबिलिटी S, इसकी भी S, तो ये क्या आ जाएगा S²। तो यहां से अगर आप बात करोगे बेटा सोल्यूबिलिटी, तो ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। 6 इंटू 10⁻⁻16। अब देखिए, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 10⁻⁻8 आएगा। और इसका 6 का रूट 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2.45। नहीं तो आप निकाल कर देख लीजिए, यही आएगी, इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा, नोट कीजिए जल्दी। क्लियर है? अभी इसके लिए थोड़ा बहुत आपको 11 से जूझना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो आता होगा, इतना तो समझ 11th में क्वेश्चन हो चाहे ना हो, लेकिन ये चीज़ तो समझ आ ही गई होगी। ठीक है ना, ये कांस्टेंट रहती है क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। चलिए, अब मोलैलिटी के बारे में मैंने बताया था। मोलैलिटी में हम क्या करते हैं बेटा, सोलवेंट का यूज करते हैं। हम किस मोल्स किस में चेक करते हैं, 1 किलोग्राम सोलवेंट में। 1 किलोग्राम सोलवेंट में जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो होती है उसकी मोलैलिटी। ठीक है, तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute present per kg of the solvent, present per kg of the solvent। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई अंतर नहीं है, कभी ज्यादा दिमाग लगा दो, वो फिजिक्स में लगाना, मास और वेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगा देना। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। अगर ग्राम में होगा तो उसके लिए फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे मोलैरिटी में किया था। मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोलवेंट, अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000।
ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल को साइड में बता देंगे, यूनिट लिख, ये यूनिट लिखवाएं पहले, चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, चलिए पहले यूनिट लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मोल पर केजी, और मोलल, और मोलल। ठीक है, अब देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए आपके पास 1 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है, तो 1 मोलल मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 mole, 1 molal means 1 mole of solute present in 1 kg of the solvent। ठीक है, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ये जो 2.5 है, ये आपका इथेनोइक एसिड यानी कि सोल्यूट है। आप इसका मोलर मास निकालोगे, मैं बता देता हूँ, ये मोलर मास आएगा इसका 60 ग्राम। ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या है यहाँ पर, सोलवेंट का काम करेगा, तो ये हो जाएगा WA, तो WA हो गया आपका 75 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स निकाल लोगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट WB/MB, क्योंकि फॉर्मूले में आपको मोल्स और क्या चाहिए, वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए, तो ये हो गया 2.5/60, तो ये हो गया 25/600। सोल्व करोगे, यह आ जाएगा 1/24। ठीक है ना। वी नो दैट मोलैलिटी बराबर है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। अब यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट किस में दे रखा है बेटा, ए में दे रखा है, सॉरी ग्राम में दे रखा है, इन 2000, इसको हम डायरेक्ट WA भी लिख सकते हो आप, तो ये आ गया 1/24, ये कितना है 75 × 1000। सोल्व करते हैं इसको, तब तक आप नोट कीजिए, मैं इसको सोल्व करता हूँ। ये आ जाएगा बेटा 0.56 मोलल, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ तो गिवन है, पेपर में कुछ जरूरी नहीं, वैसे भी आपको याद होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं यूरिया से। तो इसका मोलर मास भी कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, निकाल के देख लेना चाहिए। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन।
सोचिए एक बार कैसे सोल्व करोगे इसको। देखो इसका मोलर मास 60 कैसे आएगा, 2 नाइट्रोजन है, एक का 14 तो 2 का 28, 28 और 4 32, 32 और 12 44, 44 और 16 60। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसका भी चेक कर सकते हो, देखो ऐसे कर ले, 2 कार्बन है 24, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 24 और 4 28, 28 और 32 60। ठीक है, तो दोनों का मास 60 होता है। चलिए देखिए अब वो क्या कह रहा है आपको, देखिए अब की बार उसने क्या दिया 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये किसका मास दे दिया उसने, सॉल्यूशन का मास दे दिया। किसका मास दे दिया बेटा, सॉल्यूशन का मास दे दिया। ठीक है, तो आपको बताना है इस 2 पॉइंट अगर सॉल्यूशन के इतने मास में यूरिया का कितना मास होगा। ठीक है, तो इसकी मोलैलिटी कितनी दे रखी है, 0.25 दे रखी है। 0.25 m मीन्स 0.25 moles of urea present in 1 kg of the solvent। तो हमें तो ये पता चल गया कि 1 किलोग्राम अगर सोलवेंट होगा तो उसमें इतने मोल्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट को हम किसे लिखेंगे, डब्ल्यू ए से। ये हो गया 1 किलोग्राम। ठीक है, अब मोल्स आपको दे रखे हैं सोल्यूट के 0.25, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। और इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 60 होता है यूरिया का। तो डब्ल्यू बी बराबर है 60 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो ये कितना आ जाएगा, ये आधा हो गया 1/4, 15 ग्राम। ठीक है, तो देखो 15 ग्राम किस में प्रेजेंट है बेटा, 1 किलोग्राम में। सॉरी, 1 किलोग्राम तो किसका वेट हो गया, सोलवेंट का, और सोल्यूट का कितना हो गया 15 ग्राम। तो यहां से अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा, अगर इसको आप किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर आप इसको किलोग्राम में लिखना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, 0.015 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दोगे तो यह आ जाएगा 1.015 किलोग्राम। ये किलोग्राम में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि डेटा में 2.5 किलोग्राम यूज करना है। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास सॉल्यूशन का इतना मास है तो इतने मास में यूरिया कितना है, 0.15 kg है। ठीक है ना, या बोल सकते हो सिंपली 15 ग्राम है। ठीक है, तो लिखोगे इन 1.015 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डब्ल्यू बी यूरिया मतलब कितना है, 15 ग्राम है। तो 1 किलोग्राम में कितना होगा, 15/1.015। अभी मैं इसको यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कि इसकी यूनिट ये ग्राम है, ये किलोग्राम है। ठीक है, हमसे कितने में पूछा गया है, 2.5 किलोग्राम में। तो देखो अब ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा ग्राम में आ जाएगा 1.015 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, इस पॉइंट को हटाएंगे 10 आएगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको। ये आएगा 36.9 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेट इसको लिख देंगे हम 37 ग्राम। ये होगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में परेशान होने वाली क्या बात थी, बस अगर किसी बच्चे ने ये ध्यान से नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को तो वो क्या ले लेगा, इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट लेके सोल्व कर देगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेके सोल्व कर देगा। ठीक है ना, तब इसका आंसर आएगा 37.5, और ये है 37। अप्रोक्सीमेट तो सेम ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में 37 भी आ जाए और 37.5 भी आ जाए
तब दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी आपको करेक्ट मेथड पता होना चाहिए, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना कैसे करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमें जो डेटा है हम उससे ये पता कर सकते हैं कि सोलवेंट का वेट कितना है। अगर हम 1 किलोग्राम सोलवेंट का वेट लेंगे तो इतने मोल से, ये गिवन डेटा कह रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमने इसका वेट निकाल लिया, तो हमें पता चल गया अगर टोटल सॉल्यूशन हमारा 1.05 है तो उसके अंदर 15 ग्राम यूरिया है। बस उसके बाद तो यूनिटरी मेथड लगाना। चलिए आगे बढ़ते। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। तो पहले इसका ही मतलब लिख लेते हैं। ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा आपको, 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? अब वो कहानी तो आप लिख लोगे, इसका मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो सोल्यूट का वेट है वो कितना है बेटा, 10 ग्राम, ठीक है ना। सॉल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम। सोलवेंट का वेट कितना है, 90 ग्राम। ये सारी कहानी तो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। चलिए, वट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। मोलैलिटी निकालनी और मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और मोलैलिटी भी निकालनी है, मोलैलिटी के लिए उसने डेंसिटी दे दी, तो हमारा काम इसी से हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा सोलवेंट है, तो इसका जो मोलर मास होता है बेटा वो 180 ग्राम होता है, निकाल लेना आप, ठीक है ना। एम बी है ये, सॉरी, सोल्यूट है ना ग्लूकोज तो आपका, तो ग्लूको सोल्यूट को हम बी से लिखते हैं। तो मोल्स ऑफ बी कितने आ जाएंगे बेटा, WB/MB। WB कितना है, 10, ये 180, तो ये आ गया 1/18, ठीक है। अब हमें पता है, ये काम करते हैं ना, फर्स्ट पार्ट करके ऐसे कर लेते हैं। पहले उसने क्या पूछा हमसे, मोलैलिटी पूछा है, तो मोलैलिटी बराबर होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। अब वेट ऑफ सोलवेंट किस में है, ग्राम में है, तो इनटू 1000। तो ये वैल्यू कितनी है, 1/18। डब्ल्यू ए की वैल्यू, ये होता है आपका डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सोलवेंट को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ए। ये हो गया 90 इंटू 1000। चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं। ये आएगा 18 गुना, ये आ जाएगा बेटा 0.617 मोलर। एक तो आंसर ये आ गया, ठीक है, इतना नोट कीजिए। ये फॉर्मूला था। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, सॉल्वेंट के भी मोल्स निकाल ही लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट गिवन वेट कितना है, 90। अब सॉल्वेंट उसने कुछ बता रखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाटर बता रखा है, तो वाटर का मोलर मास कितना आ जाएगा, 18। तो ये आ गया 5, नोट कीजिए। एक बटे 18 को डिवाइड ही कर लेते हैं, 0.056। ठीक है, आज की क्लास में आपको अभी अब मोलैलिटी आ गई ना, यहाँ से आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। लास्ट में बताऊंगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए देखिए सेकंड पार्ट, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आई थी मोल्स ऑफ सोल्यूट की? 0.056, 0.056, 0.056 प्लस 5, तो डिवाइड कर लेते हैं। 0.056 डिवाइडेड बाय 5.056, तो ये आ जाएगा बेटा 0.11। ठीक है, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब तीसरा देखिए, मोलैलिटी निकालनी है आपको, मोलैरिटी सॉरी। तो उसके लिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है? 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर है, ये डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है और डेंसिटी आ गई 1.2। ठीक है, अब हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है। मोलैरिटी बराबर है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मिलीलीटर में है तो इनटू 1000। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं बेटा? 1/18। ये आ गई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 100 बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना आ जाएगा? 10 n और d। ठीक है, बस कर लीजिए, पॉइंट to पॉइंट हट जाएगा, तो 12/18 यानी कि 2/3, तो ये कितना आ जाएगा? 0.67 मोल पर लीटर, सिंपल मोलर। ठीक है, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो चेक कर लेना। ठीक है ना, नोट कीजिए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। An antifreeze solution is prepared from 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। यानी कि आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का मास कितना होता है? 62 आएगा ना मोलर मास इसका, चेक करना एक बार। 24 और 36, 30 और 32, 62 आएगा। ठीक है, तो आपको बेटा डब्ल्यू भी दे रखा है 222.6 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास 62 ग्राम। अभी तक हमने पहली लाइन पढ़ी और ये इन्फॉर्मेशन निकाल ली। और वेट ऑफ सोलवेंट यानी कि डब्ल्यू ए दे रखा है, डब्ल्यू ए दे रखा है, तो डब्ल्यू ए कितना है? 200 ग्राम। ठीक है, मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 होता है। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है? मोलैलिटी पूछ रहा है। ठीक है ना, मोलैलिटी के बाद वो आपसे मोलैरिटी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट पार्ट, पहले मोल से निकाल लेते हैं बेटा सोल्यूट के, यहाँ से डब्ल्यू बी बाय एम बी, डब्ल्यू बी 222.6 बाय मोलर मास 62।
तो ये आ जाएगा बेटा 3.6। ठीक है, 3.6 आ गया। ठीक है, अब मोलैलिटी तो आसान है। मोलैलिटी में क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो इनटू 1000। आसान आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस भी टाइम से पूरा करना आपका, ठीक है ना। क्योंकि बैच में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम देते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया होती है जब आपको सोचने का टाइम दिया जाता है। अभी मैं आपको सोचने का टाइम नहीं दे रहा, तो ये आपका फर्ज बनता है जब क्वेश्चन आए तो आप उसको वीडियो को पॉज करें, पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करके देखें, ठीक है ना। तो फिर देखिए आप जो कर रहे हो और जो मैं कर रहा हूँ क्या वो मेथड मैच हो रहा है, ठीक है ना। उससे आपको ये पता चल जाएगा बट आपकी मिस्टेक कहाँ पर हो रही है। अगर आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा तो आपको ये पता चल जाएगा आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो वीडियो को पॉज कर लें, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें। तो ये हो गया बेटा 3.6। ऐसा तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा मैंने कोई एरर की, मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी मेरी और कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक की है तो वो भी आपको पता चल जाएगी। 3.6 डब्ल्यू ए कितना है बेटा, 200 ग्राम इंटू 1000। तो ये 5 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं रिस्क नहीं लेता कैलकुलेशन, तो यह जाएगा 18 ग्राम, सॉरी 18 मोलल। कुछ ज़्यादा ही आ गई है। तो एक बार आंसर भी मिला लेते हैं आप लोगों के, ताकि बेटा आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। अभी क्वेश्चन नंबर देखना पड़ेगा। हाँ ये शायद 5वां क्वेश्चन होगा। एक मिनट, नहीं 8वां क्वेश्चन। हाँ 17.95 आ रही है बेटा। तो मैंने वही अप्रोक्सीमेट मैंने 18, ठीक है ना, 17.9 आ रही है अप्रोक्सीमेट, मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का भी आंसर देखा, बता देते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 5वां। 0.617 मोल एल ए टी, 0.617 आई थी, ठीक है। क्योंकि जब हम करते हैं तो मोल फ्रैक्शन 0.01, नहीं नहीं, हम्म, इसके ऊपर डिवाइड करके देख लेते हैं बेटा, बाकी और तो सारी चीज़ें ठीक है। देखिए इसके 0.01 बता रहा है, एक मिनट इसको, कुछ नहीं बस यही कैलकुलेशन का एरर हो सकता है। 0.056 डिवाइडेड बाय, मैंने लिखने में मिस्टेक कर दिया शायद, 5.056। हाँ 0.01 कर लेना इसको बस, कह रहा हूँ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो सकती है और कुछ नहीं होगी। 0.011, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़े, ठीक है। अब सेकंड में वही प्रोसीजर करना, आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, आपको मोलैरिटी बतानी है, ठीक है ना। तो सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अब की बार देखो, एक मिनट, अब की बार उसने मास परसेंटेज नहीं दिया, इस चीज का ध्यान रखना। अब की बार उसने क्वेश्चन में मास परसेंटेज नहीं दिया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.072, 1.072 ग्राम पर ml। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट होगा बेटा। सोल्यूट का वेट कितना था, 222.6 WB। ये तो सोल्यूट का, और सोलवेंट कितना था 200 ग्राम, तो प्लस 200 ग्राम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 422.6 ग्राम, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 422.6, और डेंसिटी है आपकी
1.072। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ये आएगा बेटा 394.2 मिलीलीटर। ठीक है, बस अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। मोलरिटी का, सॉरी, मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 3.6 डिवाइडेड बाय 394.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 9.132 मोलर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जल्दी कीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क दो, हम होमवर्क दूंगा। अगला वाला एक क्वेश्चन है जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना, 9.1। ठीक है, उसके आंसर में लिखवा दो। एक क्वेश्चन और करते हैं, अभी तो है टाइम बेटा, तो क्लास चलेगी 15-20 मिनट आराम से, आधा घंटा भी हो सकती है, क्योंकि इसके बाद, खैर इसके बाद हम एक पार्ट्स पर मिलियन पढ़ना, उसका एक क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, मास परसेंटेज और पीपीएम में क्या रिलेशन होता है, हो जाएगा 15-20 मिनट में बस। चलिए देखिए, ये बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे मैं करा चुका हूँ टाइप के, तो आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, तो सारे एनसीईआरटी के, लेकिन मैं आपको इसका आंसर आंसर लिखवा देता हूँ, आप अपने घर पे ट्राई कर लेना। तो सबसे पहले क्या पूछा, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो आएगी आपकी, मोलैलिटी आएगी 1.5 मोल पर केजी। ये आप अपना घर पे ट्राई करना। और मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, यह आएगा आपका 0.0263। और मोलैरिटी 1.45 मोल पर लीटर। ठीक है, ये आंसर है बेटा। ये टाइप मैंने करवा दी है, तो बार बार करने से, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको निकलवाई है, तो आप इसको घर से करना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बेटा। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज, किसी लेक के झील के पानी की आपको डेंसिटी दे रखी है, जिसके अंदर 92 ग्राम सोडियम आयंस है, और पानी कितना ले रखा है उसमें, 1 किलोग्राम पानी में। ठीक है ना, 1 किलोग्राम पानी में इतने आयंस का वेट दे रखा है, वो आपसे मोलैलिटी पूछ रहा है। तो अगर आपके पास वेट है बेटा, तो मोल से निकाल सकते हो आप, मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव। तो गिवन वेट कितना, 92 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, 23, ये दे रखा है। और वेट ऑफ सोलवेंट 1 kg दे रखा है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, और यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट केजी में ही दे रखा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो 4/1 इज इक्वल टू 4 मोलल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस डराने के लिए होता। ठीक है, अब पढ़ते हैं बेटा पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, नोट हो गया होगा। चलिए,
देखो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है बेटा कब यूज होती है, जब सोल्यूट की जो मात्रा होती है सोलवेंट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखते हैं रिवर वाटर या लेक वाटर में देखते हैं, उसमें जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है बेटा उसकी मात्रा बहुत कम होती है वाटर के कंपैरिजन में। तो जहां पर सोलवेंट की मात्रा बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है सोलवेंट के कंपैरिजन में, वहां पर यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अब इस पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन में इसमें मास भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो भी क्वांटिटी ले रहे हो आप उसको मास के टर्म्स में भी ले सकते हो, ठीक है ना, पार्ट्स की टर्म्स में भी ले सकते हो, वॉल्यूम के टर्म्स में भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट्स, ये जो पार्ट्स होगा, पार्ट्स का मतलब इसमें मास, ये मास भी हो सकता है आपका, ये आपका वॉल्यूम भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात, ये एक जनरल टर्म है। तो पार्ट्स पर मिलियन को कैसे डिफाइन करोगे, अगर आप 10 की पावर 6 टोटल पार्ट्स लेते हो, 10 की पावर 6 ये टोटल पार्ट्स हैं, तो इतने पार्ट्स में सॉल्यूशन के इतने पार्ट्स में सोल्यूट के जितने पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, सोल्यूट के जितने पार्ट्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं उसको हम, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। क्लियर है, मैंने कुछ सुनी सुनी 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के अगर आप टोटल कितने पार्ट्स, आपके पास टोटल पार्ट्स दे रखे हैं आपके पास 10 की पावर 6 है, ठीक है ना। सॉल्यूशन के टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10 की पावर 6। तो इसमें से जितने पार्ट्स, इस इतने में, इतने अमाउंट में, इतनी मात्रा में सोल्यूट के जितने पार्ट्स प्रेजेंट होंगे वो कहलाएगी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। चलिए लिखते हैं, थोड़ा लिखने से और चीजें क्लियर होंगी, तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट present in 10 raised to the power 6 parts of solution। देखिए इसको अगर आप फॉर्मूले के टर्म्स में लिखोगे तो देखो, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, ये मतलब है इसका, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पीपीएम को देखो, वेट ऑफ सोल्यूट, अगर वेट के फॉर्म में लिखोगे तो सोल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेट इंटू 10 की पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हो इसको आप। मैंने कहा ना इस पार्ट्स को आप वॉल्यूम से भी कोरिलेट कर सकते हो और वेट से भी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपीएम को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। एक जनरल टर्म है, तो इसको आप किसी भी टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, समझ आया ये एक जनरल मेथड है, इसको आप वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो और वॉल्यूम के फॉर्म में भी। चलिए अब देखिए पीपीएम में और मास परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है। मास परसेंटेज को आप क्या लिखते हो बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का वेट आता है, इनटू 100, इक्वेशन नंबर 1। और अभी मैंने आपको पीपीएम लिख के दिखाया। पीपीएम को क्या कर लिखते थे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट बाय सेकंड। तो मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय पीपीएम क्या आ जाएगा बेटा, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁴। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मास परसेंटेज जो होती है ये बराबर होगी पीपीएम इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये रिलेशन भी हमने आपको ड्राइव करके दिखा दिया। ठीक है, इसका क्वेश्चन करने से पहले आप मेरी बात देखिए, मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म कराई है बेटा, 7 कंसंट्रेशन टर्म कराई है। तो अब हमें ये पता लगाना कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो टेम्परेचर पर बेटा वो कंसंट्रेशन डिपेंड करती है जिसमें वॉल्यूम की टर्म आती है, और जिसमें वॉल्यूम की टर्म नहीं आती वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, ये इसको आगे लिखवा दे, चलिए लिखवा ही देते। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मास परसेंटेज, ठीक है, इसमें कोई वॉल्यूम की टर्म नहीं थी। फिर मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी में तो वॉल्यूम आता है, बच गई कौन सी, मोलरिटी। एंड मोलरिटी आर द कंसंट्रेशन टर्म are the concentration term which are independent to temperature, which are independent to temperature। ठीक है, तो जिसमें भी वॉल्यूम आ जाएगा बेटा वो कंसंट्रेशन टर्म क्या होगी आपकी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। ठीक है ना, और जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा वो कंसंट्रेशन टर्म आपके टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन आज की क्लास खत्म नहीं है। इसके बाद जो मटेरियल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपके नीट और जेईई मेंस के लिए। मैंने कहा था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए कुछ टॉपिक्स मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट देख के सोचा कि अभी रुक जाते, बाद में देखेंगे, जब कोचिंग ज़्यादा आएगी तब पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है ना, तो जब ज़्यादा बच्चे लाइव आने लगेंगे फिर उस टाइम पर उस चीज़ को हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें भी तो लगना चाहिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं और बच्चों को हेल्प मिल रही है। देखिए, A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen। कार्सिनोजन उसे बोलते हैं बेटा जिनसे कैंसर होता है, कैंसर कोजिंग सब्सटेंस कहलाते हैं आपके, सॉरी कार्सिनोजन कहलाते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm। अगर मैं आपको अगर देखिए अगर मैं आपको इसी स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पर जगह यहाँ नहीं है तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए नोट में तो है, अगर मान लीजिए 10 ppm दे रखा है, तो इस 10 ppm का मतलब क्या होगा, इट मीन्स 10 parts of solute, it means 10 parts of solute are present in
10 raised to the power 6 parts of the solution। ठीक है ना। तो जितने पार्ट्स दे रखे हैं, मतलब ये किसके, ये सोल्यूट के पार्ट्स हैं। या बोल सकते हो 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 10 इज द पावर 6 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 15 ppm, तो इस 15 ppm का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 15 ppm बाय मास बोल रखा है। देखो इसने क्या बोल रखा है, बाय मास। बाय मास मीन्स, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राम में लेंगे। मीन्स अब ये किसकी दे रखी है बेटा, ये क्लोरोफॉर्म की दे रखी है। मीन्स 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3, इज प्रेजेंट इन 10 is the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये डेटा आपको गिवन है। ठीक है। पहला तो आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, मास परसेंटेज पूछ रहा है। अभी हमने निकाला था बेटा, रिलेशन क्या था, मास परसेंटेज बराबर है ppm इंटू 10 इज द पावर -4। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ppm कितना दे रखा है 15 इंटू 10 इज द पावर -4। पहला तो सिंपल सा था। दूसरा, अब उसने पूछा आपसे मोलेलिटी। तो मोलेलिटी के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए ना। मोलेलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट का वेट कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का वेट कितना है 10 की पावर 6, उसमें से सोल्यूट का वेट हटा दो 15 ग्राम। बताइए आप, इतनी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू में से इतनी वैल्यू हटाओगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या रहेगी, सेम ही तो रहेगी ना। समुद्र में से आपने 1 लोटा पानी निकाले, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 6 ही ले लेते हैं। तो वेट ऑफ सोलवेंट पता है। अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल लीजिए, साइड में वहीं पर निकाल देते हैं ताकि हमारा इसी शीट में काम हो जाए। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 12 और 1 13 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3, शायद 139.5 आएगा ये। एक सौ 19.5, सॉरी, ये आ गया आपका 119.5 ग्राम। ठीक है। तो मोल्स निकाल लोगे अब, मोल्स ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट कितना है 15, मोलर मास कितना है 119.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.125, ये मोल्स आ गए। अब वेट ऑफ सोलवेंट आपको पता ही है, तो मोलरिटी यहाँ लिख देते हैं, मोलरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट वेट ऑफ सोलवेंट इंटू 1000, क्योंकि ये ग्राम में। ठीक है बेटा। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए 0.125, वेट ऑफ सोलवेंट कितना है, वेट ऑफ सोलवेंट 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा बेटा 0.125 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा आपका 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर केजी मोलल। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। कितनी देर की क्लास हो चुकी है अभी हमारी, अच्छा 1 घंटा 20 मिनट, कोई नहीं 5-7 मिनट और लगेंगे। वैसे ये क्लास अगर कराने लग जाए तो ये 3-4 घंटे में कंप्लीट नहीं होगी। अगर मैं लाइव आपको प्रॉपर टाइम देकर बैच में पढ़ाऊँ तो इसी क्लास को मुझे 4 घंटे, मतलब 3 से 3.5 घंटे तो लगने ही लगने, क्योंकि आपको मैं टाइम नहीं दे रहा लिखने का, मतलब इतना लिखने का नहीं, मतलब क्वेश्चन सोल्व करने का भी टाइम नहीं दे रहा। चलिए अब देखो बेटे, अब जो सेगमेंट आने वाला है, ध्यान से सुनना आप काम की बात, अब जो सेगमेंट आने वाला है वो सिर्फ आपका नीट और जेईई मेंस के लिए है। आप लिख लेना, ये सिलेबस में यूज नहीं करोगे ये वाला सेगमेंट, ये जो रिलेशन आपको आ रहे हैं। अच्छा अभी जो क्वेश्चन बचा हुआ है, ओहो
चलिए इसके बाद बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसके बाद ये आपको दिखाएंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ पॉइंट, देखो क्वेश्चन में समझा देता हूँ। वो कह रहा है 0.1 मोलर HCl है, ठीक है ना, इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। हमें कितना वॉल्यूम चाहिएगा, जो अगर हम ये जो Na2CO3 ले और NaHCO3, इन दोनों का टोटल हमारे पास 1 ग्राम है, ठीक है ना। दोनों के मोल्स बराबर हैं। सुनिए मेरी बात, इस स्टेटमेंट को तो बाद में बताएंगे। इन दोनों का मिक्सचर कितना, 1 ग्राम। इस 1 ग्राम के अंदर दोनों के मोल्स बराबर है, ठीक है ना। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यूज किया 0.1 मोलर HCl। तो इसका कितना वॉल्यूम चाहिएगा, हमें ये निकालना है, ठीक है ना। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना वॉल्यूम चाहिए HCl का, ये बताना है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको वॉल्यूम चाहिए HCl का, ये मोलैरिटी दे रखी है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि HCl, इस HCl के कितने मोल इसके साथ रिएक्ट करते हैं और इसके साथ HCl के कितने मोल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें इनके मोल्स भी पता होने चाहिए, क्यों नहीं। इनके मोल, इसके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं 1 ग्राम में, मतलब इस टोटल 1 ग्राम में से इसका वेट कितना है, पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 ग्राम में से ये कितना है और ये कितना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स तो दोनों के बराबर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बहुत माइंड में समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है। अब मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे करना, सुनिए। ट्रिक नहीं, मतलब तरीका क्या है। हम सबसे पहले इन दोनों का वेट निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे। दोनों के मोलर मास हमें पता है, ठीक है ना। तो वेट गिवन वेट बाय मोलर मास से दोनों के मोल्स आ जाएंगे। दोनों के मोल्स उसने बराबर बोल रखे हैं क्वेश्चन में, तो जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स इसके होंगे, ठीक है। तो इसके मोल्स हमें पता चल गए, तो हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा के देखेंगे कि HCl के कितने मोल्स चाहिए। फिर HCl की रिएक्शन इसके साथ करा के देखेंगे HCl की, इसके लिए HCl के कितने मोल्स चाहिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। और जितने HCl के मोल्स इसके लिए और इसके लिए चाहिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हमें HCl के टोटल इतने मोल्स चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आया तो ठीक है, नहीं तो अब समझ आ जाएगा। एक देखिए, ये वाला तो सिलेबस का ही है क्वेश्चन, कभी सोचो ये सिलेबस का नहीं है। देखिए बेटा, लेट जो Na2CO3 कौन सा, पहले Na2CO3 ना, इसका वेट मान लिया हमने x ग्राम, ठीक है। तो टोटल वेट कितना, 1 ग्राम। तो वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा, वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में से x ग्राम तो ये है, तो जो बच जाएगा वो ये हो जाएगा, ये हमने मान लिया, ठीक है। Na2CO3 का मोलर मास निकाल लेते हैं। Na2CO3 का 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये 60 और 40 106 ग्राम आ गया, ये 84 आ जाएगा। तेईस और 23 प्लस 1, सब कुछ बता देते हैं, 24, 24 और 12 36, 36 और 48 84, 84 ग्राम, ठीक है। तो दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और उसने कहा, क्वेश्चन में कहा दोनों के मोल्स बराबर है, देखो इक्वी मोलर बोल रखा है, यानी कि दोनों के मोल्स बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 बराबर है मोल्स ऑफ NaHCO3। तो मोल्स कैसे निकालेंगे इसकी, गिवन वेट इसका x है, मोलर मास इसका 106, इसका गिवन वेट कितना 1 माइनस एक्स, और ये हो गया 84। कैंसिल आउट करिए, ये 53 पर जाएगा, ये 42 पर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, 42x, ये 53 माइनस 53x, ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं, तो ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 4 9 95।
95x बराबर है 53, तो यहाँ से x आ गया बेटा 53/95। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, 53 डिवाइड बाई 95, ये आएगा 0.56। ठीक है, तो x किसका था, Na2CO3 का, तो हमें तो मोल्स से मतलब है, x आ गया 0.56, इसका मोलर मास कितना था 106। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻³ ये मोल्स आ गए बेटा, और दोनों के मोल्स बराबर थे, तो ये मोल्स आपके NaHCO3 के भी होंगे, दोनों के मोल्स हमें पता चल गए। ठीक है, अब हमें दोनों के मोल्स पता चल गए कि 5 इंटू 10⁻³ मोल्स है। अब देखिए HCl की रिएक्शन लिखवाते हैं, Na2CO3 है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इधर लिखते हैं, Na2CO3 की रिएक्शन कराई हमने HCl के साथ, बैलेंस कर देता हूं मैं, 2HCl यहां से बनेगा बेटा 2NaCl, ठीक है, प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, देख लीजिए बैलेंस मिलेगी, सोडियम 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने, 2 और 1 3, 3 ऑक्सीजन है, क्लोरीन 2 है। ठीक है, बैलेंस है। अब देखिए यहाँ से अगर आप Na2CO3 का 1 मोल लोगे तो उसके लिए HCl के कितने मोल्स चाहिए बेटा, 2 चाहिए, और 1 मोल ऑफ Na2CO3 moles of HCl required, moles of HCl required, कितने मोल्स चाहिए, 1 मोल एंड 2 मोल्स चाहिए HCl के, और हमारे पास कितने मोल्स हैं इसके Na2CO3 के, 5 इंटू 10⁻³ तो इतने मोल्स के लिए HCl के कितने मोल्स चाहिए होंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर दे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10⁻² मोल्स। ठीक है, ये तो गया इसके लिए। अब इसी तरीके से अगर NaHCO3 के लिए निकालोगे, HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम अच्छे से लिखते हैं क्योंकि वो स्पेस तो काम होना ही नहीं। Na2CO3 2HCl gives 2NaCl plus H2O plus CO2। ठीक है, अब यहां पर देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2, देखिए इक्वेशन बैलेंस मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर 1 मोल के लिए 1 ही मोल चाहिए, फॉर 1 मोल ऑफ NaHCO3 moles of HCl required एक ही मोल चाहिए, और हमारे पास है कितने, 5 इंटू 10⁻³ तो एक के लिए जितने चाहिए थे, एक के लिए एक चाहिए था, तो इतने के लिए इतने ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, तो टोटल मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड, दोनों को सम कीजिए, तो इसको मैं ऐसे ही लिख दूं, 10 इंटू 10⁻³ लिख देता हूँ, थोड़ा सा सही हो जाएगा, प्लस में 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि 10⁻³ कॉमन ले लोगे आप, 10⁻³ आपने कॉमन लिया,
तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻³ ठीक है। HCl अब हमें पता है मोलरिटी दे रखी है, तो मोलरिटी बराबर है N/V इंटू 1000। तो वॉल्यूम चाहिए आपको, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मोल्स बाय मोलरिटी इंटू 1000। मोल्स कितने हैं, 15 इंटू 10⁻³ और मोलरिटी कितनी थी बेटा इसकी, 0.1। 0.1 इसकी मोलरिटी थी, 0.1 इंटू 1000। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1.5 ठीक है मिलीलीटर। इसका ये हो गया आंसर। ये मैंने एक डिजिट पीछे नहीं लिया, इसका बुक मैन से शायद 1.57 मिलीलीटर होगा। ठीक है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, आया समझ। ये लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट करने, नोट बाद में कर लेना, समझ में आना चाहिए, फिर अपने आप ट्राई करके देखना। चलिए बेटा देखिए, अब ये जो रिलेशंस हैं आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखो इनका यूज होता है बेटा जब आप एंट्रेंस देते हो, ऑब्जेक्टिव में इतने ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको डायरेक्टली सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले शॉर्टकट्स हैं, डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, ये याद करने पड़ेंगे। सर अब याद कैसे होंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे वैसे याद होंगे, वैसे डायरेक्ट याद करोगे तो नहीं होगा पॉसिबल, क्वेश्चन करके देखोगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप याद करते हो मैथ में, ठीक है ना, फॉर्मूले वैसे याद नहीं होंगे, एक बार फॉर्मूले पढ़ के क्वेश्चन करोगे फिर फॉर्मूले याद होंगे। तो एक बार फॉर्मूले पढ़ो फिर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन में देखो अच्छा ये फॉर्मूला यूज होना है, तो वो ऐसे ऐसे याद होंगे। तो ये बेटा मोलरिटी और मोलरिटी का रिलेशन होता है। ठीक है ना, सारी चीजें लिख रखी, छोटा एम मोलरिटी बताता है, बड़ा एम मोलरिटी बताता है। M2 बोलो चाहे MB बोलो, मैंने कहा था ना कई बार ए की जगह 1 यूज कर लेते, बी की जगह 2, तो इसको आप M2 भी लिख सकते हो और MB भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है ना, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है आपका मोलरिटी में और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब देखिए, ये वाला जो है इससे नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन आया है। ये है आपका रिलेशन होता है मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में, ये जनरल रिलेशन है। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन आ जाए, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सोलवेंट वाटर होगा। और ये M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सॉरी मोलर मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सोलवेंट। और अगर एक्वस सॉल्यूशन होगा तो सोलवेंट वाटर होगा, तो इस M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 18। तो इस पूरी इक्वेशन को M1 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 18 से डिवाइड कर दिया। M1 से डिवाइड करोगे, M1 की वैल्यू 18 है, तो इसको डिवाइड करोगे डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये एक्वस सॉल्यूशन के लिए है, और ये कोई भी सॉल्यूशन हो सबके लिए काम करेगा। ठीक है ना, ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए काम करेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये रिलेशन आपको दिखा रखे थे, ये रिलेशन मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था, 10D W/W M2। ठीक है ना, ये रिलेशन होता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास परसेंटेज में, परसेंटेज बाय वॉल्यूम और मास परसेंटेज में। ठीक है ना, ये आपका मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट और सोलेंट को डिवाइड करोगे ये वैल्यू मिलेगी। और ये रिलेशन होता है बेटा परसेंटेज W/W और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है ना, तो सारी चीजें आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है ना, तो काफी आज का हेल्दी लेक्चर था। ठीक है, कैसी रही क्लास बेटा, समझ आया या नहीं, कुछ पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं, आपके गुरुजी का पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, अच्छा ये मच्छर आ गया, देख रहे हो मच्छर का कमाल। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो कैसे रही क्लास, आपको समझ आ रहा है या नहीं बेटा, जल्दी से बता दीजिए, मैं आपका कमेंट देखता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
ये जो फॉर्मूले मैंने कराए हैं आपको, यहाँ से स्टार्ट किया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चाहे वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, पॉज करके कर सकते हो। ये दूसरा स्लाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन आया इस फॉर्मूले से। और ये लास्ट स्लाइड हमारी। ठीक है, तो कैसी रही क्लास? होपफुली आपको सब समझ आया होगा बेटा, बढ़िया रही होगी। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मंडे टू फ्राइडे ही क्लास हुआ करेगी। ठीक है ना, बीच में कभी ऐसा हो सकता है ना भी हो, कभी क्लास ना हो, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आपका सिलेबस टाइमली पूरा हो जाएगा। सैटरडे संडे को अपना रिवाइज कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।